स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 10 क्लास का सिविक्स में पढ़ने जा रहे हैं जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो इससे पहले हम लोग जाति को जानेंगे बच्चों। जाति क्या है? जाति व्यवस्था सदा से ही भारतीय समाज का अटूट एवं महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, अंग रहा है और उसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। प्राचीन काल से ही वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, यानी काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बटी हुई थी। परंतु धीरे धीरे यह व्यवस्था विकृत होती चली गई और जाति का आधार जो था वो अब काम ले लिया। जो व्यक्ति जिस काम को करता था उस काम के आधार पे ही उसे जाति में बांट दिया गया। तो अब क्या हो गया? जाति जो था वो अब कर्म ना रह के क्या हो गया? जन्म बन गया। अब जिस जाति में उसका जन्म होने लगा उसी जाति का वो कहलाने लगा। पहले क्या था? पहले वर्ण व्यवस्था, यानी जिस काम को वो करता था, जैसे कोई बढ़ई है, लुहार है तो लोहे का काम कर रहा है, बढ़ई का लकड़ी का काम कर रहा है, तो उसके आधार पर जाति बटी हुई थी। बाद में क्या हुआ? ये धीरे धीरे इसका रूप जो था वो परिवर्तित होता गया, विकृत होता गया और ये जन्म के आधार पर अब बट गया। तो बच्चों, मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए और पढ़िए। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग घर पे बैठकर पढ़ाई कर सके। और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। तो हम लोग समझ गए कि जाति क्या है। अब धर्म और लैंगिक मसले, इसको जानने के पहले हम लोग पाठ का परिचय कर लें। पिछले अध्याय में हमने जाना कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर ही होती है, खतरा ना होकर लाभकर ही होती है। इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। ये हैं लिंग, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं। ये असमानताएं कैसी है और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती है, हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे। फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियां लोकतंत्र के लिए लाभकर है या नुकसानदेह। तो अब हम लोग जानेंगे लैंगिक मसले। लैंगिक यानी लिंग के आधार पर। तो लिंग कितने प्रकार के हैं? हिंदी में पढ़े हैं, 2 प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग। तो लैंगिक मसले और राजनीति। राजनीति में लैंगिक मसले किस तरह से भूमिका निभाती है? तो लैंगिक मसले जो है राजनीति में पुरुषों का अधिक उसमें भागीदारी है, जबकि स्त्रियों का भी भागीदारी राजनीति में बहुत ही कम है। और इसे बांटा गया है, लैंगिक विभाजन यानी बांटा गया स्त्री पुरुष में। अभी भी महिलाओं को सिर्फ घर के ही कामों में लगाया जाता है। बहुत कम महिलाएं हैं जो बाहर जाकर काम करती है, क्योंकि जन्म से ही उन्हें यह शिक्षा दी जाती है कि तुम लड़की हो, तुम्हें घर संभालना है, बच्चे संभालने, गृहस्थी संभालनी है। जबकि लड़कों को बाहर के कामों को करने के लिए कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि लड़के बाहर के काम को ही सिर्फ करें, घर के काम ना करें। घर के काम भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जन्म से ही ये विभिन्नता बताई गई है। महिलाएं भी हैं जो
ऐसा नहीं है कि वो बाहर जाकर काम नहीं कर रही है या नहीं कर सकती है, लेकिन जन्म से ही यह घुट्टी पिलाई जाती है कि तुम लड़के हो, तुम लड़कियां हो, तुम्हें घर गृहस्थी लड़कियों को संभालना है, लड़कों का बाहर का काम करना है। तो आइए समझे इसे। आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करते हैं, यानी दोनों में असमानता, भिन्नता क्या है। सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां हैं और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। रूढ़िवादी छवि है। भारतीय समाज में जन्म से ही भेदभाव किया जाता है स्त्री पुरुष में। यही आगे बढ़कर और भी ज़्यादा इसका विकृत रूप हो जाता है। निजी और सार्वजनिक का विभाजन। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में ही यह उनके मन में बैठा दिया जाता है कि तुम औरत हो, तुम्हारा काम गृहस्थी और बच्चों का पालन पोषण करना है। श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है, और यही है लैंगिक विभाजन कि जन्म से ही लड़के और लड़कियों में अंतर कर दिया जाता है। औरतें घर के अंदर का सारा काम काज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखभाल करना आदि करती है, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम घर वाले नहीं कर सकते, घर के अंदर जितने भी काम होते हैं उसे भी मर्द कर सकते हैं। दरअसल वो सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों के जिम्मे है, पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए इन्हें पैसे मिलते हैं, तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर भी कर लेते हैं। अधिकांश दर्जी या होटल में काम करने वाले रसोइये या शेफ ज़्यादातर पुरुष ही होते हैं। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम ना करती हो ऐसा भी नहीं है। गांव में स्त्रियां पानी और जलावन जुटाने से लेकर खेत में खटने तक का काम करती है। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है, और मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर भी जाती है। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती है, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं समझा जाता है और उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता है। श्रम के इस विभाजन का नतीजा यह हुआ कि औरत तो घर की चारदीवारी में सिमट के रह गई और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया है। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है। अभी भी बहुत कम महिलाएं राजनीति में जाती हैं। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों पर चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने का काम किया गया। यह देखिए यहाँ दिखाया गया है। आदर्श स्त्री की कुछ वानगी टीवी सीरियल में काम कर रही हैं, समाचार बोलती हैं टीवी पर, फैशन वर्ल्ड में भी है, समाज के लिए भी बहुत सारे काम करती है। यहाँ तक कि महिलाओं को कितने काम एक साथ कर सकती है, यह देखिए। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, बच्चे संभालना, सारे काम कर सकती है। इसीलिए हमारे भारतीय समाज में महिलाओं को देवी का
रूप कहा गया है, देवी का दर्जा दिया गया है। सेवा, सास ससुर का सेवा हो, घर का, पति का, बच्चों की देखभाल हो, सारी जिम्मेदारी महिलाएं अच्छी तरह से निभाती हैं। फिर भी उनके कामों का मूल्य जो है वो बहुत ही कम मापा जाता है, उनका श्रेय उन्हें उतना नहीं दिया जाता है पुरुषों के, क्योंकि हमारा देश जो है वो पुरुष प्रधान देश है और जन्म से ही ये जो भेदभाव का है उसके कारण भी उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई है। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है, अंडरलाइन कीजिएगा बच्चों। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सारी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों में जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। अभी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं उसमें अपनी भागीदारी नहीं दे रही है। सिर्फ उन्हें आगे लाने की ज़रूरत है। हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है वो प्रीति प्रधान है, पुरुष प्रधान है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं, उनका दमन होता है। महिलाओं में साक्षरता दर भी कम है। अभी भी महिलाएं की साक्षरता दर सिर्फ 54% है, जबकि पुरुषों की 76% है। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की संख्या भी बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं भेजा जाता। उनके गांव में जितना स्कूल अगर प्राइमरी है तो उनकी पढ़ाई प्राइमरी तक ही होती है। अगर दूर स्कूल है तो उन्हें भेजा नहीं जाता है, या तो दूसरे तरह से भी उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ाकर क्या होगा, उसे तो दूसरे घर जाना है शादी करके, उस पे पैसा क्यों खर्च करें, उसकी शादी पे भी पैसों को खर्च करना है। इन सब रूढ़िवादी धारणाओं के कारण भी महिलाओं को उच्च शिक्षा से रोका जाता है, उसे बढ़ावा नहीं मिलता है। ये देखिए, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को सिर्फ लड़के पर ही खर्च करना चाहते हैं, लड़कियों पर नहीं। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटे ज़्यादा काम करती है, और पर उसके ज़्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए अक्सर उसके कामों को मूल्यवान नहीं माना जाता है। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों के समान काम हो। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। अभी भी इतना आधुनिक कहलाने वाला जो शहर है हरियाणा और पंजाब, यहाँ सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या होती है। पंजाब और हरियाणा में जन्म लेने से पहले ही लड़कियों को उनके माता के गर्भ में ही मार दिया जाता है।
इससे देश का लिंग अनुपात जो है वो प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 933 रह गई। 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 133 है। इसको अंडरलाइन कीजिएगा बच्चों। साथ लगा नक्शा बताता है कि कई जगहों पर यह अनुपात गिरकर 850 भी हो गया है और कहीं कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज़ पढ़ने को मिलती है। और ये अनुपात क्यों कम हो रहे हैं, इसके बहुत सारे कारण। दहेज प्रथा है, पैसों पर खर्च है, लड़कियों की शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहते माता पिता, इसलिए उन्हें गर्भ में ही मार देते हैं। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज़ पढ़ने को मिलती है। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित है। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधि। महिलाएं राजनीति में कितना प्रतिशत महिलाएं राजनीति में है? ये कोई छुपी बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं किया जा सकता। इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कभी कुल सदस्यों की 10% तक भी नहीं पहुंची है। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है। इसको हम लोग 44 पेज में, जो इधर का पेज है, इसमें हम लोग देख सकते हैं। ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है किस क्षेत्र में कितनी महिलाएं काम करती हैं। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ जाती है। अभी तो इसके कुछ साल पहले ये एक राष्ट्रपति भी आई थी, महिला राष्ट्रपति, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारों यानी कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी 1/3 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जानी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश किया गया था, पर 10 वर्षों से ज़्यादा अवधि से वह अभी भी लटका पड़ा हुआ है, पास नहीं हुआ है, पारित नहीं हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं है और यह पास नहीं हो सका। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की ज़रूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर ना उठता तो उनको लाभ मिल पाना संभव था? नहीं संभव था। राजनीति संसद में जब
महिला आंदोलन ने संगठन बनाकर आंदोलन किया और इसकी महिलाओं के हक के लिए संसद में आवाज़ उठाई जाने लगी, तब उन्हें अभी भी उतना इनको सफलता हासिल महिलाओं को नहीं हुई है। अब है धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। धर्म जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, बहुत तरह के धर्म हैं और हमारे भारतीय समाज में तो और भी अनेक तरह के धर्म के लोग एक साथ यहाँ रहते हैं। तो आइए अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करें, यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज भी बड़ी व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले देखे थे पिछला चैप्टर में, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हो, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। राजनीति में और भी ज़्यादा धार्मिक विभाजन देखने को मिलते हैं। जिस धर्म के लोग उम्मीदवार खड़े होते हैं पार्टी में, वो उसी धर्म और जाति के लोगों से वोट मांगते हैं। जरा इन बातों पर गौर करें। गांधी जी क्या करते थे, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों, कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से ना होकर नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदायों के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर ये सब गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों, हितों और मांगों की राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हों, उन्हें धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए, और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो इसे रोकना चाहिए। अगर शासक सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। सांप्रदायिकता। अब हम लोग सांप्रदायिकता को समझते हैं। समस्या तो तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, जबकि धर्म को कभी भी राष्ट्र का आधार नहीं मानना चाहिए। पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी ही एक अवधारणा से जुड़े हैं और ऐसे ही अवधारणा के खतरों को दिखाता है। कहाँ? आयरलैंड में। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरों से श्रेष्ठ समझा जाने लगता है। एक धर्म के लोग
दूसरे धर्म से अपने धर्म को ज़्यादा श्रेष्ठ समझने लगते हैं, तब ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और भी विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेईमानी होती है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होंगे ही और उनमें टकराव भी होगा। सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। यह मान्यता बुनियादी तौर पर गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हो, यह संभव भी नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं। इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाज़ों को दबाना है। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। सांप्रदायिकता जो है वो राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिलती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह है, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं हैं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं भी शामिल है। ये चीज़ें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती है। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने